लगातार बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं क्योंकि देश के लोकतांत्रिक इतिहास का आज का दिन बेहद ऐतिहासिक रहने वाला है। शाम 7:15 बजे देश में नई सरकार बनने जा रही है। काउंटडाउन लगातार जारी है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और उनके साथ 50 से ज्यादा मंत्री भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके चेहरे आपको दिखा रहे हैं। संभावित मंत्रियों के साथ पीएम मोदी ने आज बैठक की है। सरकार के नए मंत्रियों में अब तक जो नाम सामने आए हैं उनमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, एस जयशंकर, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गिरिराज सिंह, प्रहलाद जोशी, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, रामनाथ ठाकुर, चिराग पासवान, एचडी कुमारस्वामी, अर्जुन राम मेघवाल, प्रताप राव जाधव, रक्षा खड़से, ये तमाम नाम शामिल हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री ने बड़ी बैठक की है। बड़ी खबर आपको देते हैं, मोदी कैबिनेट में मंत्रियों के नाम साफ हो चले हैं। अमित शाह, गडकरी, राजनाथ दोबारा मंत्री बनेंगे और उनके चेहरे भी आपको दिखा रहे हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री की खास मुलाकात चाय पर हुई है। जेपी नड्डा के भी मंत्री बनने की खबर है। अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी से अब उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। 51 संभावित मंत्रियों के साथ नाम सामने आ चुके हैं जिनके साथ नरेंद्र मोदी ने चर्चा की है। आप देख रहे हैं एक सिरे से वो तमाम नाम हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उनके चेहरों के साथ, जिनके साथ बड़ी बैठक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के सपने को कैसे साकार किया जाए। देखिए कौन कौन तीसरी बार बनने जा रहे हैं मंत्री। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़कर मुंबई से लोकसभा पहुंचने वाले हैं। पिछले सरकार में भी मंत्री थे। जितेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, मनसुख मंडाविया, ये तमाम वो चेहरे हैं जो तीसरी बार मंत्री बनने जा रहे हैं। किरण रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, निर्मला सीतारमण, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, अनुप्रिया पटेल, हरदीप पुरी, धर्मेंद्र प्रधान। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर सीट से 37,000 वोटों से जीतकर अपना दल के मुखिया हैं वो। और राजनाथ सिंह लखनऊ से शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है। नितिन गडकरी नागपुर से उन्होंने चुनाव जीता है। पीयूष गोयल ने मुंबई से जीता है। जितेंद्र सिंह जम्मू से, राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा से, मनसुख मांडविया गुजरात से, ये तमाम वो चेहरे हैं जो तीसरी बार मंत्री बनने का रिकॉर्ड अपने नाम करने जा रहे हैं, यानी कि हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। वहीं सीसीएस वाले मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीएस जो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, गृह, वित्त, रक्षा, विदेश, और माना यही जा रहा था कि कैबिनेट मिनिस्टर यानी कि सीसीएस जो कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जिन्हें कहा जाता है, ये मिनिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी किसी और को नहीं देगी, अपने ही लोगों को तवज्जो उसमें दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश से आने वाले ये चेहरे, जयंत चौधरी आप देख रहे हैं, आरएलडी से 2 सीटें उनको बीजेपी ने दी थी एनडीए के सहयोगी के तौर पर, दोनों पर जीत हासिल की है, मंत्री बनने जा रहे हैं। राजनाथ सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया, हरदीप सिंह पुरी राज्यसभा के सांसद है, मंत्री बनाए जाएंगे। जितिन प्रसाद बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, आपको बताते चले कि पीलीभीत से चुनाव जीत कर आए हैं, जहां से वरुण गांधी का टिकट काटकर इनको चुनावी मैदान में उतारा गया था। अनुप्रिया पटेल 37,810 मतों से वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को हराती हैं। कुर्मी समुदाय से आती हैं और कुर्मी समुदाय बड़ी तादाद में है, जिसको साधने की कोशिश लगातार बीजेपी की ओर से की जाती है। मोदी 2.0 में जो मंत्री थे चुनाव हार गए, जिनको 3.0 में जगह नहीं मिलेगी, उन तमाम चेहरों को भी इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2019 में चुनाव जीता था, या अगर राज्यसभा से भी थे तो इनको मंत्री बनाया गया था, लेकिन 3.0 में इन्हें जगह नहीं दी जा रही है। स्मृति ईरानी की बुरी हार हुई है अमेठी से। अनुराग ठाकुर शानदार तरीके से हमीरपुर से जीते हैं, लेकिन चूंकि हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं जेपी नड्डा और 4 लोकसभा सीटें वहां की हैं। हालांकि जेपी नड्डा राज्यसभा से सांसद हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व हिमाचल से रहेगा, इस वजह से हमीरपुर से अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में रखा गया है। अब आगे क्या होगा अनुराग ठाकुर का, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन बिहार की सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले हुई है। बिहार में 40 में से 30 सीटों पर ही एनडीए को जीत मिली है। पिछली बार 2019 में 39 सीटों पर जीती थी, लेकिन इस बार की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी खुश रहकर साथ में लेकर चलना है बीजेपी को। वहां से भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम चेहरे सामने किए हैं, उनमें भुमायार जाति से आने वाले बेगूसराय के सांसद हैं गिरिराज सिंह। उन्होंने आज क्या कुछ कहा है जब संभावित मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया, उसके बाद हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने की है उनसे खास बातचीत, सुनिए। मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। अभी प्रधानमंत्री के साथ आप लोग मिले थे, बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई, क्या दिशा निर्देश दिए गए प्रधानमंत्री की तरफ से? बस विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, इसके सिवा और कोई संकल्प ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने बीते दिनों जो बातें कही थी, जो मीटिंग हुई थी 100 दिनों की कार्य योजना को लेकर, उससे जुड़ा कोई निर्देश दिया गया था काम करने? बस विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक मूल मंत्र है। उसके लिए 100 दिन, 365 दिन, सारे दिन काम करना है। विभागों को लेकर कुछ बातचीत हुई क्या? आपने जो अभी तक काम किया उसी विभाग में आगे बढ़ेंगे? विभाग
कोई नहीं, जो भी भाग होता है वही महत्वपूर्ण होता है। बेगूसराय से जीत की हैट्रिक लगाई है। 2014 नवादा से जीते थे बेगूसराय, 2 बार से वो जीत करा रहे हैं, लेकिन हैट्रिक लगाने के बाद अब हैट्रिक लगाने जा रहे हैं मंत्री पद की भी। आपको बताते चले 14 में भी मंत्री बनाए गए थे, 19 में भी मंत्री बनाए गए थे और अब 24 में भी इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। बिहार के लोगों की बल्ले बल्ले है। कई ऐसे चेहरे हैं जिनको संभावित मंत्रियों में शामिल किया गया है, जो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए शाम को आपको दिखाई देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, करनाल से चुनाव लड़ाया गया, वो शानदार तरीके से जीते और अब मंत्री बनने जा रहे हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। मित्रों, प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है, ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। मनोहर लाल को आपने सुन लिया है। हरियाणा में 2019 वाली परफॉर्मेंस, कुल 10 सीटें हैं, नहीं दोहरा पाई है बीजेपी, लेकिन उसके बावजूद बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, क्योंकि इसी साल वहां पर होने हैं विधानसभा के चुनाव। एक एक करके तमाम नाम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इसी साल होने हैं महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव, वहां पर एनडीए गठबंधन में है। रामदास अठावले उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन लोकसभा का कोई टिकट उनको नहीं दिया गया था, उनकी पार्टी को। वो राज्यसभा के सांसद हैं, 2.0 में वो मंत्री थे। इस बार भी उनको शामिल किया गया है, क्योंकि अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। मंत्री बनाए जाने को लेकर वो किस तरह से उत्साहित और खुश दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत की है आज तक ने, सुनिए। बड़ी अभिमान की बात है, गौरव की बात है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका आज किसी को तो नहीं मिला था, खाली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को में मिला था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे और आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मुझे भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे भी न्योता था और मेरा भी नाम मंत्री परिषद में है। तो मेरे पार्टी का वैसा एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा की पार्टी है। बाबा साहब के मतलब सपने को पूरा करने के लिए मैं मोदी सरकार में लगातार 8 साल से मैं उनके साथ रहा हूं और अभी तीसरी बार मुझे उन्होंने मौका दे दिया है। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और पूरा देश भर के हमारे जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, ये बहुत खुश है कि भाई मुझे तीसरी बार मंत्री पद का मौका मिल रहा है। बड़े लयबद्ध तरीके से अपनी बातें कहते हैं रामदास अठावले। जरा सोचिए किस तरह से सहयोगियों की लॉटरी लग रही है रामदास अठावले का। एक भी कोई लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्यसभा से आते हैं, लेकिन मंत्री पद उनको मिल रहा है। पिछली बार भी मिला हुआ था और इसी वजह से शुक्रिया अदा करते हुए यहां पर नरेंद्र मोदी का। अब बात कर लेते हैं बीजेपी के बड़े चेहरों की, बात कर लेते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत की। राजस्थान में भी अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी की नहीं रही। 25 कुल लोकसभा की सीटें हैं। पिछली बार क्लीन स्वीप किया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से, लेकिन इस बार काफी पीछे रह गई। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से जीत कर आए हैं, उनको भी मंत्री बनाया जा रहा है। सुनिए उन्होंने आज के इस मौके पर क्या कहा। देश की सेवा का सौभाग्य जोधपुर के सम्मानीय मतदाताओं ने, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना कह सकता हूं कि जो संकल्प देश को विकसित बनाने का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से
उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत को आपने सुन लिया है। अब वो तमाम चेहरे एक बार फिर से देख लीजिए जो पहली पंक्ति में बैठे हुए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे थे। ललन सिंह जेडीयू के नेता हैं, वो जीत कर आए हैं। एचडी कुमारस्वामी आपको दिखाई दे रहे हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, इनके नाम को बताने की जरूरत नहीं है। पीछे आपको बेगूसराय से गिरिराज सिंह दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ भूपेंद्र यादव भी, जो जिन्होंने अहम जिम्मेदारियां पिछले 10 वर्षों में निभाई हैं, वो भी दिखाई दे रहे हैं। राज्यसभा से थे लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़कर जीत कर पहुंचे हैं। चिराग पासवान भी बैठे हुए हैं। तमाम युवा चेहरे भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो आज 4 घंटे के बाद जो शपथ ग्रहण होने जा रहा है उसका वो हिस्सा है। रामनाथ ठाकुर वो आज मंत्रिमंडल में जब शामिल किए जा रहे हैं, उन्होंने इस खास मौके पर क्या कुछ कहा है, सुनिए। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने दल की तरफ से, बिहार के 15 करोड़ जनता की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उनके अथक प्रयास के बाद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला और मेरे जैसे छोटे आदमी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में देकर जो सम्मान दिया है, मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, प्रधानमंत्री जी के प्रति और नीतीश कुमार जी के प्रति। भारत के काम हैं जो 10 वर्षों से चल रहे हैं, उसमें प्रगति की दिशा में नई सरकार आगे बढ़ेगी और जो काम चुनाव घोषणा पत्र में हुए हैं, उन घोषणा पत्रों के आधार पर देश की जनता के प्रति समर्पित भाव से विकास के पथ पर काम करने का काम करेगी। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, 74 साल इनकी उम्र है। अति पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको अहम जिम्मेदारी इस बार मिलनी तय मानी जा रही है और वो भी अपना आभार यहां पर प्रकट करते हुए। कुल मिलाकर तस्वीर साफ हो चुकी है। मोदी 3.0 की शुरुआत होने जा रही है। 4 घंटे का तकरीबन वक्त बाकी है जब शाम को 7:15 बजे 7:15 पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी और इसी के साथ बनाएंगे कई बड़े बड़े रिकॉर्ड। हमारे साथ अशोक सिंघल मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अशोक, अब मैं आ जाती हूं नरेंद्र मोदी के उन तमाम रिकॉर्ड पर जिसकी चर्चा करनी बेहद जरूरी हो जाती है, वो भी एक ऐसे देश में जब दुनिया भर की निगाहें हैं कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में इतनी ट्रांसपेरेंसी से किस तरह से नेता चुना जाता है। 2001 से अगर हम देखें तो उनकी सक्रिय राजनीति की शुरुआत इलेक्टोरल अगर हम इसकी बात करें तो उनकी हुई है। अक्टूबर 2001 में मुख्यमंत्री के तौर पर वो गुजरात भेजे गए। उसके बाद से कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा आपने। अशोक, कई बार उनको कवर किया है। दर्शकों को बताइए कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड आज नरेंद्र मोदी के नाम होने जा रहे हैं। देखिए, एक तो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनने का जो जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड था, उसकी बराबरी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। लगातार कोई भी चुनाव नहीं आ रहे आज तक, जब से वो चुनाव लड़ रहे हैं कोई चुनाव नहीं आ रहे। सबसे बड़ी बात यह है उन्होंने लगातार, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हों, उसके बाद प्रधानमंत्री रहे हों, और मैंने तो उनको संगठन से देखा है। जब वो संगठन में थे, उनका एक अपना कार्यशैली थी काम करने की। लैपटॉप, कंप्यूटर का इस्तेमाल किया करते थे। उस वक्त कोई सोच नहीं सकता था कि कोई कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी का इस ढंग से इस्तेमाल करेगा। नरेंद्र मोदी जब दिल्ली बीजेपी ऑफिस में हुआ करते थे, या वो हरिश्चंद्र माथुर या 9 अशोक रोड में रहा करते थे, तो वो कंप्यूटर, लैपटॉप का इस्तेमाल किया करते थे। उस वक्त बहुत कम लोग इस टेक्नोलॉजी से वाकिफ थे। नरेंद्र मोदी का एक अपना हमेशा से तरीका रहा है काम करने का। टेक्नोलॉजी को बहुत प्रायोरिटी दी उन्होंने। गुजरात के मुख्यमंत्री के रहते हुए उस टाइम भी बहुत टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया। लेकिन अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बात की जाए तो उनका एक कई तरह के रिकॉर्ड उनके बनते रहे, मुख्यमंत्री के नाते, फिर प्रधानमंत्री के नाते। तो तीसरी बार लगातार पंडित नेहरू के बाद वही एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और दूसरी बात यह कि वो हमेशा से उनका जो एजेंडा रहा है, उन्होंने एक अलग ढंग से काम किया लोगों के बीच में जा करके, और अपना जो एक प्रशासक की बात की जाए। हेलो जी जी, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं अशोक। अच्छा जी जी, तो चित्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी जब उन्होंने संभावित मंत्रियों के साथ जिनको बुलाया गया था, जो मंत्री बनने जा रहे हैं,
उनको भी 100 दिन के एजेंडे को लेकर बात की। जब वो बिल्कुल। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो इसी ढंग से टारगेट दिया करते थे अपने मंत्रिमंडल को, अपने ऑफिसर्स को, और प्रायोरिटी उनकी रहती थी कि जब मुख्यमंत्री थे तो स्टेट के कामकाज, उनकी परफॉर्मेंस, उनका डेवलपमेंट वो एक प्रायोरिटी रहा करती थी। लेकिन अब जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तो आप देखिए कि नतीजे आए भी नहीं थे, तब से उन्होंने मीटिंगें शुरू करके 100 दिन के एजेंडे पे काम करना शुरू कर दिया था। तो उनका एक अपना काम करने का एक तरीका है, और जिसकी वजह से वो हमेशा से अलग दिखाई देते हैं। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने, ये अपने आप में बहुत, पंडित नेहरू के बाद अपने आप में उनका एक रिकॉर्ड है। इसके अलावा भी एक रिकॉर्ड है। आप जरा सोचिए, पौने 13 साल तक अगर कोई शख्स लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज रहता है, उसके पहले विधानसभा का कोई चुनाव नरेंद्र मोदी की ओर से नहीं लड़ा गया था, सीधे उनको मुख्यमंत्री बनाकर भेजा गया गुजरात, और उसके बाद जाकर वो पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। और तब से लेकर पौने 13 सालों तक लगातार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठे रहे, और उसके बाद उनका ग्राफ कभी थोड़ा सा घटा लेकिन लगातार बढ़ता हुआ चला गया। उसके बाद बिना रुके उन्होंने जंप लिया गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर 2014 में केंद्र के सत्ता में आए। 2014-2019 में हमने देखा कितना बड़ा मैंडेट, और यही वो करिश्मा है जिसका जिक्र बार बार अशोक बीजेपी के नेताओं की ओर से किया जाता है, कि किस तरह से नरेंद्र मोदी के केंद्र में आने के बाद बीजेपी दुनिया की सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी बनती है। यह रिकॉर्ड उनके नाम पर आया। भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा वक्त में एनडीए की कुल 22 राज्यों में सरकार है, जिनमें ज्यादातर में भारतीय जनता पार्टी है। ओडिशा जैसे राज्य में नवीन पटनायक का जहां सिक्का चलता था, वहां पर नरेंद्र मोदी ने अपने चेहरे की बदौलत 24 सालों के उनके शासनकाल को ध्वस्त करते हुए वहां पर बीजेपी की सरकार बना दी। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में 50 बार से ज्यादा जाने वाले वो एकमात्र देश के प्रधानमंत्री हैं। तो कुल मिलाकर कई रिकॉर्ड ऐसे नरेंद्र मोदी ने अपने नाम किए हैं, न भूतो न भविष्यति। बीजेपी के नेता तो यही बातें कहते हुए दिखाई देते हैं। अशोक, बिल्कुल चित्रा, इसमें कोई दौरा नहीं, चाहे त्रिपुरा हो, असम हो, नॉर्थ ईस्ट में जिस ढंग से बीजेपी कभी दिखाई नहीं देती थी, साउथ में वोट प्रतिशत बढ़ना हो, केरल में खाता खुला, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो 2014 के बाद हुई। और जिस ढंग से परफॉर्मेंस हुई, बीजेपी का ग्राफ बढ़ा, और बीजेपी जो 2014 से पहले थी और 14 के बाद है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना काम करने का तरीका बदल गया बीजेपी का। और ये बीजेपी के बारे में मोदी और अमित शाह के आने के बाद तो ये कहा जाता है कि एक चुनाव खत्म नहीं होता तो ये दूसरे की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, और जितना नीचे स्तर पर जाके बूथ लेवल पे तैयारी करते हैं वो पहले कभी नहीं की जाती। जितनी ये एक एक कैंडिडेट को लेकर के उनके सर्वे कराए जाना, उनके पूरा एनालाइज करना, चीजों को लेकर के, परफॉर्मेंस को लेकर के, बहुत पहले ऐसे नहीं होता था जिस ढंग से काम करते हैं। इवन कर्नाटक में जब कांग्रेस जीती तो ये कहा जाने लगा था कि कांग्रेस ने भी बीजेपी स्टाइल में चुनाव लड़ा था वहां पर। तो बीजेपी को फॉलो करते हैं, क्योंकि 14 से पहले की स्थिति और 2014 के बाद का अगर देखा जाए, यूपी में चाहे 2014 की परफॉर्मेंस हो, फिर 2019 की परफॉर्मेंस हो, तो पहले कभी इतनी परफॉर्मेंस बीजेपी की रही नहीं। यूपी में ऐसा भी हुआ है कि 35 सालों के बाद किसी सरकार ने अपने आप को विधानसभा में 2017 के बाद 2022 में रिपीट किया है। अशोक सिंघल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोदी 3.0 की शुरुआत होने जा रही है। तमाम संभावित चेहरे आपको दिखा रहे हैं जो आज पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। और इसी के साथ एक और बड़ा रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी अपने नाम करने जा रहे हैं। लगातार पौने 13 सालों तक मुख्यमंत्री बने रहने के बाद तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की वो कर लेंगे बराबरी।